हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट माया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे आखिर टॉपिक है क्या और चर्चा में है क्यों। तो भारत ने दुनिया का पहला जीन संपादित चावल पेश किया। यह आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्मों से कैसे अलग है, हम इसमें ये बात करेंगे। और आनुवांशिक संशोधन प्रक्रिया को आलोचना का सामना भी करना पड़ा है तथा कई कृषिविदों और वैज्ञानिकों ने इसके स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक निहितार्थों पर भी चिंता जताई। जो ये न्यूज़ है ये ली गई है द प्रिंट से। तब हम इसके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीआर द्वारा विकसित दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म जलवायु प्रतिरोधी फसलों की नई पीढ़ी की ओर एक छलांग है। जलवायु प्रतिरोधी यानी कि वो चाहे तो किसी भी सीजन में हो सकती है, चाहे वो गर्मी में हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में भी हो सकती है या फिर किसी भी मौसम में हो सकती है। वे न केवल अधिक पैदावार का वादा करती है बल्कि वे भारत को आनुवांशिक रूप से संशोधित अनाज से बचने का एक रास्ता भी प्रदान करती है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने रविवार को 2 जीनोम संपादित चावल की किस्में लॉन्च की थी। एक हैदराबाद स्थित भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि आईआईआरआर द्वारा विकसित की गई और दूसरा दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि आईएआरआई द्वारा विकसित की गई है। आईसीएआर के निदेशक एमएल जाट ने द प्रिंट को बताया कि 2 किस्मों DRR चावल 100 यानी कि जो कमला है और पूसा DST चावल 1 ने अखिल भारतीय समन्वित परीक्षण पूरे कर लिए। वैज्ञानिकों ने इन किस्मों को बनाने के लिए CRISPR कैस STN1 यानी कि क्रिस्पर कैस STN1 क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कैस साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 तकनीक का उपयोग करके सांबा मसूरी और कॉर्डन डोरा सन्नालू किस्मों को बेहतर जीनोम संपादित म्यूटेंट तैयार किए। ये एक प्रकार की जीनोम एडिटिंग है जिसमें कि CRISPR कैस प्रणाली का उपयोग करके जीनोम में एक निश्चित स्थान पर लक्षित उत्परिवर्तन को पेश करने के लिए किया जाता है, बिना किसी विदेश आनुवांशिक सामग्री को जोड़े हुए। यानी कि बाहर से किसी भी DNA RNA को जोड़े बिना सीधे किसी पर्टिकुलर एरिया पर, जैसे कि DNA एंड RNA होता है तो उसमें कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, तो उसमें मतलब बिना बाहर से किसी और DNA या फिर RNA को जोड़े बिना सीधे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को टारगेट करके वहाँ पर चेंज कर लिया जाता है, उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो उस टेक्निक से ये एडिटिंग हुई है। अब बात करते हैं थोड़ा सा GMO की। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव यानी कि GMO को एक इकाई को संदर्भित करता है, चाहे वो जानवर है, पौधा है या फिर सूक्ष्म जीव है, जिसके DNA में आनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधन किया गया हो। अब मतलब इससे हम क्या समझे कि जो GMO है वो सिर्फ प्लांट्स में ही ना हो करके एनिमल्स में भी होता है, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। तो पीढ़ियों से जैसे मकई जैसी फसल, मवेशियों जैसे जानवरों और यहाँ तक कि कुत्तों जैसे पालतू जानवरों में भी चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से विशिष्ट लक्षण विकसित किए गए हैं। जैसे हम हस्की जो डॉग है उसके बारे में भी देखते हैं ना, तो उसमें भी कई मतलब जैसे वो मिलता है, ठंडे इलाकों के लिए बना है वो डॉग, लेकिन अब वो हर जगहों पे मिल जाता है। कैसे? क्योंकि वो जेनेटिकली चेंज किया गया हुआ है। फिर भी हाल के दशकों में जैव प्रौद्योगिकी की प्रगति ने शोधकर्ताओं को सूक्ष्म जीवों, पौधे और जानवरों के आनुवंशिक संरचना में सीधे हेरफेर करने में सक्षम भी बनाया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नॉर्मल में से आपको पता होगा मक्का नॉर्मल येलो कलर का होता है, लेकिन ये GMO है जो ये रेड एंड ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं। और ये इतने सारी नाशपाती आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग कलर की, ये भी सारी GMO वाली हैं। इसके अलावा बैक्टीरियाज में GMO हो सकता है, वायरस में भी GMO हो सकता है, स्पेशली बैक्टीरियोफेज में। और प्लांट्स में लाइक जैसे मक्का हो गया, बीटी कॉटन का नाम आपने सुना होगा, बीटी ब्रिंजल का भी आपने नाम सुना होगा, एंड टेस्ट सेवर फ्लेवर सेवर एप्पल वाला होगा, या टोमेटो हो गया, तो इनके नाम आपने सुने होंगे। तो ये सारे GMO क्रॉप्स ही में आते हैं। इसके अलावा एनिमल्स में जैसे सुअर हो गए, डॉग्स हो गए, काऊ हो गई, उनमें भी मतलब आपने कई बार सुना होगा कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल है। अब बात करते हैं थोड़ा आनुवांशिक संशोधन की। तो इसमें किसी भी जीव के DNA में बदलाव करके उसमें विशिष्ट गुण या फिर विशेषताएं डाली जाती है। और आनुवांशिक संशोधन में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक अपने फायदे और अनुप्रयोग है। अब जैसे हम बीटी कॉटन की बात करें, पहले क्या होता था कि जो कॉटन की फसल थी तो उनको कई कीड़े या फिर कीट मतलब ख़राब कर लेते थे, लेकिन जो बीटी कॉटन है उसमें ऐसी खासियत है कि वो उन चीज़ों को पहले आने से पहले ही ख़त्म कर, जैसे वो उसमें बैठेगा तो वो उसके जहर से ही मतलब एक पॉइज़न रिलीज़ करेगा, देन वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, जिससे कि जो बीटी कॉटन है उसकी पैदावार अच्छी हो जाती है। इस तरीके से कुछ संशोधन किए जाते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं GAC
GEAC पर, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी कि GEAC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MIF&CC में काम करती है और यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों को फिर से संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। समिति प्रायोगिक क्षेत्र में परीक्षणों सहित आनुवांशिक रूप से इंजीनियर यानी कि GE एंड जीवों और उत्पादों के पर्यावरण में छोड़ने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार होती है। GEC की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव यानी कि अतिरिक्त सचिव करता है और सह अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DBT के प्रतिनिधि करता है। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो उसके 24 मेंबर्स हैं और ऊपर बताए गए क्षेत्रों में आवेदनों की समीक्षा करने के लिए हर महीने इसकी बैठक भी होती रहती है। अब बात करते हैं GMO फसल होती क्या है। तो इनमें सबसे पहले BT कॉटन की बारी आई, तो BT कॉटन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। BT कॉटन यानी कि बैसिलस thuringiensis यानी कि BT कॉटन को बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया से प्रोटीन बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो कि कुछ कीटों के लिए जहरीला होता है। बैक्टीरिया विशेष प्रोटीन छोड़ता है जिन्हें क्राई प्रोटीन कहते हैं और जो कीटों के प्रति विषाक्तता प्रदर्शित करता है। अगर जैसे ये कॉटन दिख रहा होगा, अगर इसमें कोई कीड़ा आ जाता है तो ये कुछ पॉइजन छोड़ेंगे और वो कीड़ा वहीं पर मर जाता है या फिर इससे दूर रहता है। यह विशेषता रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करती है और कपास की फसल को नुकसान से बचाने में भी मदद करती है। अब बात करते हैं थोड़ा गोल्डन राइस की। तो गोल्डन राइस को बीटा कैरोटीन के उच्च स्तर पर उत्पादन करने के लिए संशोधित किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा राइस में मिलता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में, और भी चीज़ें मिलती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट मिलता है और इसमें कैरोटीन और विटामिन ए की कमी होती है, जिस वजह से इसको संशोधित करके एक गोल्डन राइस के फॉर्म में तैयार किया गया। तो जो गोल्डन राइस है इसमें बीटा कैरोटीन के उच्च स्तर का उत्पादन करने के लिए संशोधित किया जाता है, जो कि विटामिन ए का एक अग्रदूत है और इस संशोधन का उद्देश्य है विटामिन ए की कमी को दूर करना। यानी कि अब आप चावल खाओगे तो आपको उससे भी विटामिन ए मिल सकता है, लेकिन सारे चावल नहीं, गोल्डन राइस, जो कई विकासशील देशों में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता भी है और सूखा प्रतिरोधी फसलें जैसे कि कुछ पौधों को सूखे की स्थिति को बेहतर ढंग से सहन करने के लिए तैयार किया गया है। इसके लिए उनमें से ऐसे जीन डाले जाते हैं जो कि पौधों को जल संरक्षण करने या फिर निर्जलीकरण तनाव को सहने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कीट प्रतिरोधी बैंगन यानी कि बीटी बैंगन की। बीटी कपास की तरह बीटी बैंगन कुछ कीटों के लिए विषाक्त प्रोटीन पैदा करता है और ये संशोधन रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करता है, जिससे किसानों और पर्यावरण दोनों को ही लाभ होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पपीता रिंग स्पॉट वायरस प्रतिरोधी पपीता की, यानी कि हवाईयन पपीता फसलों को पपीता रिंग स्पॉट वायरस का प्रतिरोध करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया था, जिसने कि पहले हवाई में पपीता उत्पादन को तबाह कर दिया था। अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्लेवर सेवर टमाटर की। तो फ्लेवर सेवर टमाटर सबसे पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों में से एक था और इसे नरम होने और सड़ने के लिए जिम्मेदार जीन को दबाकर लंबे समय तक सेल्फ लाइफ के लिए तैयार किया गया था। आपने देखा होगा ऐसे टमाटर जो कि बहुत जल्दी गलते भी नहीं है, तो वो सारे ज़्यादातर ही GMOs वाले होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेवर सेवर और बीटी ब्रिंजल एंड हवाईयन पपीते को। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रतिरोधी कसावा। तो कसावा जो विश्व के कई भागों में एक प्रमुख फसल है, इसको विषाणु रोगों से बचाने के लिए संशोधित किया गया है, जो कि उपज को काफ़ी कम कर सकता है। पाला सहन करने की स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी को पाला सहन करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है, जिससे कि ठंडे मौसम में भी इसकी वृद्धि लंबे समय तक संभव हो सके। भूरे ना होने वाले सेब, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कई बार सेब काटते हैं तो वो जल्दी से ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो कुछ GMO सेब ऐसे उत्पन्न किए गए जो कि भूरे नहीं होते काटने के बाद भी। तो सेबों को इस प्रकार तैयार किया गया कि उन्हें काटने या फिर कुचलने पर भी भूरे ना हो, जिससे कि खाद्य अपशिष्ट को कम करने और उनके शेल्फ जीवन को बढ़ाने में मदद भी मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कसावा, स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल, जो कि GMO क्रॉप है। यहाँ पे जैसे हम बोल रहे थे भूरे ना होने वाले सेब, तो जैसे आपने काटा तो यहाँ पे आपको ब्राउन ब्राउन पैचेस दिख रहे होंगे, लेकिन जो ये वाला है तो यहाँ पे आपको एकदम क्लीन एप्पल दिखेगा। अब बात करते हैं GMO और जीनोम संपादित फसलों के बीच में अंतर क्या होता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों यानी कि GMO में किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ जैसे कि पौधे के DNA में विदेशी आनुवांशिक पदार्थ डालकर उसे संशोधित किया जाता है। जैसे कि ये कोई पौधा है, इसका कोई DNA है, इसमें मतलब बाहर से कोई जीन आकर के डाला जा रहा है, तो ये होता है जीन संशोधन।
जीएमओ फसलों में जीन को मिट्टी के बैक्टीरिया से निकाला जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मेजबान जीनोम में डाला जाता है। इस प्रक्रिया की आलोचना की गई है। कई कृषिविदों और वैज्ञानिकों ने इसके स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक निहितार्थों पर भी चिंता जताई, क्योंकि विदेशी सामग्री को पेश करके पौधे की आनुवंशिक संरचना को बदल देता है। उदाहरण के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास, बीटी कपास विकसित करने में बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस यानी कि बीटी से एक जीन को देशी कपास के पौधे के जीनोम में डालना शामिल है। ये जीन CRY1AC और CRY2AB पौधे को एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करने में सक्षम बनाते हैं, जो कि विशिष्ट कीटों और पौधों की बीमारियों के प्रति प्रतिरोध को बढ़ाता है। हालांकि जीनोम संपादन में पौधे के जीन को संशोधित करने के बजाय संपादित करना शामिल है, और इसका मतलब होता है कि कोई विदेशी जीन नहीं डाला जाता है। इसके बजाय पौधे के मौजूदा जीन को उसके डीएनए अनुक्रम में उत्परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए बदल दिया जाता है। ये जीनोम संपादन को एक सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प भी बनाता है। जैसे कि आपको पता होगा, डीएनए में ATGC टाइप के बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होते हैं। तो इसमें संशोधन कैसे करते हैं, जैसे कि जी की जगह टी को ला दिया जाए, टी की जगह को टी की जगह पे सी को ला दिया जाए। इस तरीके से भी मतलब संशोधित करके थोड़ा बहुत कर दिया जाता है। संपादित का मतलब ऐसा होता है, बाहर से कोई दूसरे एनिमल का जीन नहीं डाला जाता है, अपने ही जो सीक्वेंस है उनमें से थोड़ा सा चेंज करके उसको उत्परिवर्तित किया जाता है। IARI के पूर्व निदेशक एवं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक AK सिंह ने कहा कि चावल की नई किस्मों को CRISPR यानी कि क्रिस्पर कैस जीनोम एडिटिंग टेक्निक का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो कि किसी भी बाहरी तत्व को शामिल किए बिना पौधे के मूल जीन में सटीक परिवर्तन करता है। सामान्य फसलों के लिए भारत के जैव सुरक्षा नियमों के तहत साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस यानी कि SDN प्रौद्योगिकी को व्यापक छतरी के तहत SDN1 और SDN2 प्रकार के तरीकों का उपयोग करके जीनोम संपादन को मंजूरी भी दी गई है। SDN इंजीनियर्ड एंजाइम है, जो कि जीनोम के भीतर विशिष्ट और पूर्व निर्धारित स्थानों पर डीएनए को काट सकते हैं और लक्षित परिवर्तनों को पेश करने के लिए जीन संपादन में उपयोग भी किए जाते हैं। सिंह ने बताया कि इसे एक फोटो संपादन उपकरण की तरह कल्पना करें, जैसे कि विशेष सुविधाओं को ये बढ़ाएगा और वांछनीय विशेषताओं को सामने लाते हैं। जैसे कि बेटी कॉटन का एग्जाम्पल हमने देखा, तो उससे जैसे किसी एनिमल, किसी मतलब जानवर ने या फिर किसी कीट ने इस पर अटैक किया, तो केमिकल रिलीज हुआ और इससे या तो वो दूर रहेगा या फिर इससे वहीं पर बेहोश हो जाएगा, फिर मर जाएगा। कुछ इस टाइप की कंडीशन आप मान सकते हैं। तो फिर वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो अपना पैदावार भी ज़्यादा बढ़ेगी और वो मतलब किसी भी मौसम को झेलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्ट हो जाती है। अब बात करते हैं नए वेरिएंट के बारे में भी थोड़ा सा। ICAR के वैज्ञानिकों ने कहा कि जीनोम संपादन अनुसंधान 2018 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य मौजूदा चावल की किस्मों सांबा मैसूरी और MTU 1010 की पैदावार को बढ़ाकर उन्हें पर्यावरण की दृष्टि से अधिक व्यवहार्य बनाना। सांबा मैसूरी, जिसे कि BPT 5204 के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में उगाई जाने वाली एक लोकप्रिय महीन दाने वाली चावल की किस्म है। MTU 1010 एक और उच्च उपज देने की कम अवधि वाली किस्म है, जिसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है और इसे लोकप्रिय रूप से कॉटन डोरा सन्नालू भी कहा जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि जीनोम संपादित किस्मों DRR चावल 100 और पूसा DST चावल 1 पर प्रारंभिक परीक्षणों ने आशाजनक परिणाम भी दिखाए। फसलों ने 19% अधिक उपज, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% की कमी, लगभग 7500 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई जल की बचत और सूखे, लवणता और जलवायु तनावों के प्रति बेहतर सहनशीलता का भी प्रदर्शन किया था। ICAR के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि कमला किस्म बहुत ही कम समय में पकने वाली किस्म है, जो कि केवल 125 से 130 दिनों में पक जाती है, जो कि अपनी मूल किस्म साबा मैसूरी से लगभग 20 दिन पहले की है। इसकी कम समय में पकने वाली किस्म के कारण ये जल और उर्वरक की बचत भी करती है तथा मीथेन उत्सर्जन को कम करती है। आपको पता होगा, चावल की जो फसल है वो मीथेन उत्सर्जन भी करती है। तो अगर जो ये कमला वाली चीज़ है तो ये जल्दी पक जाएगी, तो मीथेन उत्सर्जन भी कम करेगी। वैज्ञानिक ने कहा कि इसका डंठल मजबूत है और गिरता भी नहीं है। पूसा DST चावल 1 यानी कि सूखा और लवण सहिष्णुता का संक्षिप्त रूप, जो कि MTU 1010 से प्राप्त किया गया है, मूल किस्म के गुणों को बरकरार रखता है, साथ ही इसमें सूखा और लवण तनाव के प्रति लचीलापन भी है। ICAR
के अनुसार ये किस्म लवणीय और क्षारीय मिट्टी की में उपज को 9.66% से 30.4% तक बढ़ा सकती है तथा कुल उत्पादन में 20% तक की वृद्धि की संभावना भी है। आने वाले वर्षों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में और पुडुचेरी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस किस्म की खेती होने की उम्मीद भी है। इसीलिए इसको लवणता अनुकूल बनाया गया है, क्योंकि ये सारे समुद्री क्षेत्र हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लवणता भी अधिक होगी मिट्टी में, तो उस चीज़ को सहने के लिए भी इसे अनुकूलित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अधिकारियों ने द प्रिंट को बताया कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जीनोम संपादित फसलों को जैव सुरक्षा नियमों से छूट भी दी थी। ICAR के अनुसार ये छूट इसीलिए दी गई क्योंकि जीनोम संपादित वेरिएंट मेजबान फसल के DNA में विदेशी जीन को प्रवेश नहीं कराते और इसीलिए पर्यावरण में उनके रिलीज होने का जोखिम नगण्य है। तो आगे के रास्ते के बारे में भी थोड़ा बात करें तो ICAR के वैज्ञानिक दलहन और तिलहन सहित अन्य फसलों पर जीनोम संपादन अनुसंधान जारी रख रहे हैं। और जो केंद्रीय बजट है 2023-24, तो उसमें सरकार ने कृषि फसलों पर जीनोम एडिटिंग, प्रजनन और अनुसंधान के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित भी किए थे। तो विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने जलवायु अनुकूल कृषि की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम भी उठाया। कनाडा स्थित पर्यावरण, भूगोलवेत्ता और डलहौजी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विकास अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर मैथ्यू एशनर ने द प्रिंट को बताया कि जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसल प्रणालियों को अनुकूलित करने के लिए पौधों में सुधार एक प्रमुख रणनीति बन जाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई भी पौधा होगा या फिर कोई भी जानवर होगा या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो अपने अपने ऐसे एनवायरनमेंट के लिए भी अनुकूलित हो सकता है जहाँ पर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं पैदावार बढ़ेगी, डाइवर्सिटी भी बढ़ सकती है, साथ ही साथ बहुत सारे मतलब कृषि में, चिकित्सा में कई प्रकार की नई क्रांतियाँ देखने को मिल सकती हैं। शनूर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन छोटे किसानों की कृषि प्रणालियों को नाटकीय और अप्रत्याशित तरीके से प्रभावित करेगा और ये तरीके कृषि को जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने का एक तरीका हो सकता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। ये कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DARE, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश भर में फैले 102 ICAR संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय भी है। अब बात करते थोड़ा IIRR की। तो IIRR का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि इसका काम है चावल अनुसंधान करना। जैसे कि जो 2 नई किस्म है उन पर भी अनुसंधान कौन करेगा? IIRR। इसका जो स्थान है यानी कि उसका हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद और ये ICAR के अधीन काम करता है। अब बात करते थोड़ा IARI की। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और इंग्लिश में होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भारत के एक प्रमुख कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थान है, जिसे आमतौर पर पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1905 में पूसा, जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पर हुई थी। बाद में इसे 1956 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। और IARI कृषि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा प्रदान करता है, जैसे कि फसल सुधार, पादप रोग, मिट्टी विज्ञान और जल संसाधन प्रबंधन आदि। IARI को भारत में हरित क्रांति का केंद्र भी माना जाता है और IARI भारत का राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जो कि कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। 2023 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में IARI को पहले स्थान पर रखा गया। और IARI कृषि में आधुनिक तकनीकों जैसे कि गहन शिक्षण आधारित विधि, RFID आधारित स्वचालित सिंचाई प्रणाली और ड्रोन आधारित रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है। रिमोट सेंसिंग का जो मेन काम होता है, वैसे तो जितनी भी लैंड है तो उसकी मैपिंग के लिए या फिर उसको सर्वे करने के लिए किया जाता है। IARI का मिशन खाद्य, पोषण और आजीविका सुरक्षा के लिए विज्ञान आधारित, टिकाऊ और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कृषि को प्रदान करना भी है। अब बात करते थोड़ा सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की, यानी कि EPA एक्ट 1986। पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना तथा कार्यान्वयन हेतु ढांचा स्थापित करता है और पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिए
त्वरित और पर्याप्त प्रतिक्रिया की प्रणाली भी निर्धारित करता है। अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो EPA का अधिनियम जून 1972 यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जो, वहाँ पर स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। हमें पता है कि भारत ने मानव पर्यावरण में सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए इस सम्मेलन में भाग लिया था और अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू भी करता है। बात करते हैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड संवैधानिक प्रावधानों की। तो EPA को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। और संविधान का अनुच्छेद 48 से ये निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ आर्टिकल 21 बात करता है एक अच्छे पर्यावरण को प्राप्त करने के लिए जीवन का अधिकार, और आर्टिकल 51A बात करता है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्या हैं। तो EPA केंद्र सरकार को अपने सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए अधिकृत अधिकारियों को अधिकार देता है। और EPA सरकार को निम्नलिखित अधिकार भी देता है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या फिर निर्वहन जैसे विभिन्न पहलुओं में पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना। जैसे कि हमें पता है कि योजनाएं कई प्रकार की हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन हो गया और गंगा स्वच्छता मिशन हो गए, कई प्रकार के ऐसे मिशन बनाती रहती है। और इसके अलावा कुछ मानक भी तैयार किए जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा मतलब पॉलीथीन का यूज नहीं करना, प्लास्टिक का कम यूज करना है, इस टाइप के कई प्रकार के मानक भी निर्धारित कर दिए जाते हैं। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित मामले में निर्देश देने की शक्ति भी प्राप्त है, जैसे कि किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करना, निषेध या फिर विनियमन, और विद्युत या फिर जल के किसी अन्य सेवा की आपूर्ति में ठहराव या फिर विनियमन की शक्ति भी केंद्र सरकार को है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी, आप समझ गए होंगे दो वेरिएंट कौन कौन से हैं, ICAR क्या होता है, IIRR क्या होता है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से कैसे करके जीन को किया जाता है, GMO वगैरह क्या होता है, और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो क्या है, और केंद्र सरकार की शक्ति कैसे काम करती है, आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे, और क्लासेस अपडेट एंड PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।